पंजाब, आज पंजाब में लेबर डे नहीं मनाया जा रहा है। और ये एक डिक्लाइन जो आया है ये लास्ट 10-15 साल से आया है। और एक तो इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम्स वी लिव इन कि आज सारा जो एम्फेसिस रहता है आई, मी, माई सेल्फ, माइंड जी, और जो टोटल कॉन्सेप्ट है वर्कर्स यूनिटी का वो वी अस पे रहता है, वो आजकल बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और इसकी एक आप अगर देखेंगे, एक टाइम था कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो लेबर विंग होता था जी, इंटक, एटक, C2, उनका तो अभी नाम ही खत्म हो गया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इसको कुछ है ही नहीं, इम्पोर्टेंस ही नहीं है लेबर विंग को। और एक सोशलिज्म एक खराब वर्ड समझा जाने लगा है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है इंडिया को जी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज दैट कि वी आर ए सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक। मगर आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपने को सोशलिस्ट कहने से घबराती है कि इसका पब्लिक में क्या असर होगा। और इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एक्सेसिव हो रहा है जी। अब एक तो इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर की प्रॉब्लम है, मगर इवन इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा नहीं है कि जैसा कोई भी लेबर रिफॉर्म की बात आती है तो वो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से शुरू होती है, कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर की तरफ से। कोई ऐसा लेबर रिफॉर्म की बात नहीं होती है कि जिससे लेबर को भी कुछ बेनिफिट हो। एक ही एंगल से देखा जाता है कि इसको क्या एम्प्लॉयर को क्या फायदा होगा वो लेबर रिफॉर्म करने में। जी, इसके अलावा विजय कामले जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर ये इसे जो है लेबर डे को मनाया जाता है, इस संदर्भ में आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, लेबर डे मनाया जाता है सारे दुनिया के अंदर, 83 कंट्रीज़ के अंदर मनाया जाता है जी, लेकिन अपने देश के अंदर अभी फिलहाल जी, ये तो नाम मात्र चल रहा है। आगे चलकर मेरे ख्याल से ये दिन भी हम सब लोग भूल जाएंगे जी, कि मजदूरों की स्थिति, मजदूरों की हालत हमारे देश में बहुत ही ख़राब है। बिल्कुल। अगर हम सोचे कि हमारा देश और उसके अंदर काम करने वाले लोग, एक तो हमारे पॉपुलेशन 120 करोड़ तक चली गई है जी, काम करने वाले हाथ बहुत है जी, लोग बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन काम उनको आजकल नहीं मिलता है। अभी जिस प्रकार से एक नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की, हम महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र में जो बैठी सरकार है उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमने देखा है कि जो हमारा कुछ तजुर्बा है कि मजदूरों को तरफ देखने का दृष्टिकोण सरकार का बहुत ही गलत है। दे थिंक इट्स अ लाइबिलिटी ऑन देयर हेड। जी, हम तो किसी के ऊपर काम का बोझा बनना नहीं चाहते, लेकिन हमको एक बोझा समझने लगे हैं। इस प्रकार से हमारे साथ बर्ताव हो रहा है। हमेशा देखा है कि मजदूरों का विषय हो तो उसके लिए एक दुय्यम महत्व दिया जाता है। अभी हमारे ऊपर इतने संकट आ रहे हैं जी, आजकल, मेरे ख्याल से अभी आगे चलकर भारत देश में ट्रेड यूनियन नाम की चीज़ रहेगी कि नहीं ये पता नहीं है। जी, कि जिस प्रकार से हमारे देश के लोग, राज्य चलाने वाले लोग हैं, शासन में बैठने वाले लोग हैं, जो जिस तरह से उनके तरफ देख के कुछ इलाज करने का था, होना चाहिए था, वो कुछ नहीं कर रहे। जी, खास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब भाजपा की सरकार थी सन 1994-93 की बात कर रहा हूँ मैं, जी, जब भी उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर, हम भारत देश में जो भी जो हम भारत में माल बनाते उसको बढ़ावा मिलेगा, यानी इंडस्ट्री हमारी, उसको हम बढ़ावा देंगे। लेकिन खास हो गया कि असली में बाहर के लोगों को बुलाया गया, बाहर के लोगों को उनको सारा कुछ दे के यहाँ पर अपने को इंडस्ट्री डालने का काम किया, लेकिन हो गया कि आखिर नतीजे में क्या हुआ, हम लोग के तरफ कोई ध्यान नहीं देते। बाकी लोगों ने भी आउटसोर्सिंग बोलो, दुनिया में कई लोगों में निजीकरण हो गया। जैसे चाइना देश है, चाइना के अंदर उन लोगों ने बाहर से बुलाया, बट दे डिक्टेटेड देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन ऑन दिस पीपल हु आर ट्राइंग टू एंटर एंड स्टार्ट द इंडस्ट्री इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई आया है उसका स्वागत करो,
लेकिन हमारे देश के अंदर अपने वर्कर्स के तरफ ध्यान देने को सरकार को बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं भले महाराष्ट्र सरकार का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हूं, लेकिन मैं जब विषय आता है तो खुल्ला उनके ऊपर मैं अटैक करता हूं कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आजकल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग कितने बचे हैं जी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हार्डली 2 या 3% लोग हैं, बाकी सारे लोग जो है अनऑर्गेनाइज बन गए हैं। अच्छा, अनऑर्गेनाइज कोई आकाश से नहीं टपके हुए, इधर ही बने हैं। तो सारे लोगों का जिम्मेदारी है कि उनके विषय में कुछ ना कुछ ठोस कदम उठा के कुछ ना कुछ न्याय मिलने का काम करना चाहिए। वो कुछ होता नहीं, आगे चलकर अंधेरा है। और मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र दिन जो मनाते हैं हम, बड़ी तादाद में आगे चलकर बनेंगे क्या नहीं, ये शंका मेरे दिमाग पे प्राप्त हो जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो वातावरण बनता जा रहा है और जो माहौल बनता जा रहा है, हालांकि यदि बात की जाए वर्कर्स की, यदि बात की जाए लेबर्स की, तो एक अहम रोल निभाते हैं, फिर वो चाहे कोई छोटी सी कंपनी हो या फिर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। हर जगह पर यदि एम्प्लॉयज़ ना हो, यदि वर्कर्स ना हो, यदि छोटे लेवल के या बड़े लेवल के वर्कर्स ना हो, तो कहीं ना कहीं उनका काम भी सफ़र कर सकता है। वहीं शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि महाराष्ट्र और मुंबई की बात की जाए तो महाराष्ट्र मुंबई में इस दिन को क्या अहमियत दी जाती है? देखिए, मैं सबसे पहले आज 1 मई के महान अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस के उपलक्ष्य में सभी मजदूर भाइयों को जी मैं क्रांतिकारी अभिवादन करूंगा, और महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में भी सभी महाराष्ट्र के लोगों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करूंगा। जैसे आपने सवाल पूछा कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर इस दिवस का महत्व धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एक्चुअल सवाल यह है कि जैसे अभी विजय कांबले जी ने और मोहन वीर जी ने यहाँ पर बताया कि हमारे देश के अंदर जो 1991 के अंदर जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, तब उन्होंने नई आर्थिक नीति लाई, और तब से ये जो हमारे देश के अंदर मजदूर वर्ग के ऊपर बहुत बड़ा हमला जो है वो शुरू हुआ है। और जैसे विजय कांबले जी ने कहा कि संगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या आज हमारे देश के अंदर 6% है जी, और असंगठित क्षेत्र के अंदर उसकी संख्या 94% है। ये क्यों हुए हैं? असंगठित क्षेत्र के अंदर धकेले गए हैं लोग, क्योंकि संगठित क्षेत्र जो धीरे धीरे उसको सिकुड़ते लाने का काम जो है हमारे देश की जो सत्ताधारी वर्ग है, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, उसके अलाइज हो, उन्होंने ये बड़े पूंजीपतियों के कहने के ऊपर और उनका जो निर्देश के ऊपर इस तरह से नीतियाँ लाई, और उस नीति का परिणाम हम 1991 से लेकर अब तक देख रहे हैं। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े 13 से 14 ऐसे सार्वजनिक संप हुए जिसके अंदर विजय कांबले जी की भी मजदूर संगठन रही है, और हमारा ये हमेशा ये कोशिश रहा है कि आज ये हमारे देश के अंदर जिस तरह से हालत पैदा हो रही है, अभी आपने देखा कि भारत के अंदर भी 2 बहुत बड़े मतलब 2 दिन के स्ट्राइक हुए। इससे हमने ये कोशिश किया, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह मजदूरों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको ये 2 दिन के सम के बाद कहीं ना कहीं सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर धीरे धीरे एक तरह महाराष्ट्र ने और मुंबई ने इस देश के मजदूर आंदोलन को दिशा दी है। यहाँ के मिल वर्करों ने इस देश के मजदूर आंदोलन को दिशा दी है। आज वही हमारी मुंबई शहर को जो मजदूर आंदोलन के अंदर जो मिल मजदूरों ने जिस तरह से दिशा दी थी, आज वो मिल मजदूर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से और संगठित क्षेत्र के अंदर और बड़े जो कारखाने थे वो भी पूरी तरह से खत्म हुए हैं। तो एक स्वरूप आया है, खत्म हो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो जो सफलता देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मोहन जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि भले ही ये कहा जाता है कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन क्या वाकई में वास्तविकता में इंडिया डेवलपिंग कंट्री है? क्योंकि अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री होती तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ साथ देश के साथ साथ देशवासियों की भी तरक्की होती थी। लेकिन यदि मजदूरों की बात की जाए तो मजदूर आज भी वही है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मजदूरों की हालत पहले से काफी बदतर हो गई है। जी, डेवलपमेंट का जो यार्डस्टिक है जी, वो अगर ये हो कि कितना पैसा कमा लिया है कंपनी ने, जी, तो शायद तरक्की किया है।
मगर उस इसका अल्टीमेट एम क्या है एडिशनल मैन्युफैक्चर का या ग्रोथ का? दे शुड बी ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। वो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के एंगल में अगर आप एक वर्किंग क्लास को पूरा निकाल ही देंगे कि उनका हैप्पीनेस इंडेक्स डजंट मैटर एट ऑल, तो फिर उसको आप तरक्की का नाम कैसे दे सकते हैं? जी। और ये इन्होंने तो कहा कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। मेरे हिसाब से ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी से कम हो रहा है। ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और मैं जब भी पढ़ता हूँ, गांधी जी ने आज़ादी से पहले कहा था कि हम एक ऐसा देश देखना चाहते हैं जिसमें कैपिटल और लेबर इक्वल पार्टिसिपेंट्स हों और इक्वल रिसिपिएंट्स ऑफ बेनिफिट्स हों फ्रॉम देयर लेबर, कि बिना लेबर के कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती है जी। जैसे बिना कैपिटल के नहीं चल सकती है। बिना कैपिटल के शायद एस्टेब्लिश ही नहीं की जा सकती है, मगर उसको रन करने के लिए लेबर के बिना नहीं चल सकती है। मगर लेबर का रोल सिर्फ डिस्ट्रक्टिव समझा जाता है, पार्टिसिपेटिव नहीं। और इस रोल को चेंज करने की जरूरत है, इसको रिकग्निशन की जरूरत है कि वर्कर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। इट्स नॉट ओनली मनी विच प्रोड्यूसेस मोर मनी। जी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की भी यदि बात की जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आखिर काफ़ी लंबे समय से यही एक ट्रेंड जो है वो बन गया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइए, जो वर्कर होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उन्हें जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा मेहनत जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने में लेबर्स का और वर्कर्स का सबसे ज़्यादा रोल जो है वो होता है। मैंने जहाँ तक देखा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जी, कहीं कॉस्ट कटिंग की बात होती है तो सबसे पहले कहते हैं लेबर के कितना कॉस्ट है उसको कट कर दो, या तो रिट्रेंच कर दो, एम्प्लॉयज ही कम कर दो, नहीं तो उनके बेनिफिट्स कम कर दो, सो दैट द कॉस्ट इज कट। किसी दूसरी तरफ देखने से पहले ही द फर्स्ट टारगेट इज द वर्कर ऑलवेज, और विदाउट रिकग्नाइजिंग कि उसकी पार्टिसिपेशन के बिना, उसकी कंट्रीब्यूशन के बिना कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। ग्रोथ की तो बात ही छोड़ दो। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि यदि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की यदि बात की जाए, मैन्युफैक्चरर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनकी मैनेजमेंट टीम कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर उनके वर्कर स्ट्रांग नहीं होंगे या उनके वर्कर सही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी को भी नुकसान तो होगा ही, ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन ये अहमियत जो वर्कर की होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलती है। विजय जी, जिस तरह से राजनीतिकरण फिलहाल होता जा रहा है पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन की यदि बात की जाए या फिर इस पूरे सिस्टम की यदि बात की जाए, तो राजनीतिकरण की वजह से क्या आपको लगता है कि औद्योगिकरण जो है वो कहीं ना कहीं उसे धक्का लग रहा है? देखिए, मैं इनके बात से पूरा सहमत हूँ कि अभी देखिए इंडस्ट्रीज जो है सिर्फ पैसे से नहीं चलती है जी। वर्कर्स का कोऑपरेशन, उनका स्किल, उनकी मेहनत जी, अगर नहीं हो तो मालिक पैसा नहीं कमा सकता है जी, बात सही है। लेकिन वर्कर्स का जो श्रम है उसका मूल्य जो ठीक ढंग से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये देखने का काम कौन कर रहेगा? जब भी हमारे पास हमारे केंद्र के अंदर जैसे सरकार है तो हर पॉलिटिकल पार्टी की एक एक विंग है, जैसे इंटेक है, आईटेक है, एचएमएस है, ये सारी बड़ी बड़ी संगठनाएं दिल्ली में बैठी है। लेकिन अभी तो उनको पता है कि सारे देश में जो वर्करों का माहौल है एक तरफ उनको खत्म किया जा रहा है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी ये इशू लेने के बजाय क्या करते हैं ना, वो तो दे आर ऑलवेज एक्टिंग अंडर द प्रेशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन वो तो खुलेआम उन्होंने बात करना चाहिए कि भाई आज उनका अस्तित्व का सवाल पैदा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज दे मस्ट कम टुगेदर एंड फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू कॉम्बैट ऑन दिस इशू, लेकिन वो नहीं कर पाते। एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ये बम्बई शहर तो हमारा बड़ा इंडस्ट्री थी यहाँ पर जी। एक स्ट्राइक हुआ था गोल्डन टोबैको अंदर, तो इंदिरा गांधी ने हमको दिल्ली बुलाया, बोले आपकी दिक्कत क्या मेरे को बताइए। उनको हमने सारी बात बताई तो तुरंत मालिक को फोन करा कि उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट एनी लेबर टू बी सफर्ड। इस प्रकार की भूमिका लेने वाले जो लोग पहले थे अभी वो कोई भूमिका नहीं लेते, वर्कर्स लायबिलिटी समझने लगे। अभी असंगठित जो कामगार है उसके बारे में जिम्मेदारी किसकी है? नया कानून लाना चाहिए, जो पुराने जो कानून है उसको बदलना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट हो, जैसे ग्रेजुएट एक्ट हो, बोनस एक्ट हो, इतने पुराने हो चुके हैं। हम खाली चिल्लाते हैं भाई साहब
कि इसको बदलो, इसको बदल, आज तक किसी ने बदलने का काम नहीं किया। और अगर कानून नहीं बदला जाता है तो एक्सप्लॉयटेशन चालू रहा है। तो मेरा एक कहने का मतलब है कि लोगों के हमारे तरफ देखने का सरकार का दृष्टिकोण जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं है। अभी हम अगर काम देखिए, ये बम्बई के अंदर इतनी इंडस्ट्री अभी कहाँ पर है, सारी इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट हो गई। जी बिल्कुल। तो ये जो शिफ्ट होने का कारण क्या है? इंडस्ट्री की जरूरत नहीं क्या सबको, लेकिन है। लेकिन अगर जो मजदूर काम करने वाले हैं उसका क्या, एक अंदर की बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो मजदूर एक फैक्ट्री में, एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, एक फैक्ट्री में अगर 500 लोग काम करते थे 10 साल पहले, तो 500 लोगों को सारे को निकाल दिया और उसको रिटायर करवा दिया, वीआरएस दे गई। और उसके अंदर से कई लोगों को 50-60 लोगों को लेके वापिस लेके वही कम पगार में उनको काम पे रखा है। तो इस प्रकार का आउटसोर्सिंग का माहौल सारे अपने भारत देश में चल रहा है। ये आउटसोर्सिंग करने वाले क्यों आउटसोर्सिंग करते हैं कि उनको ना प्रायोरिटी मत देना पड़ता है, ना ग्रेचुइटी देना पड़ती है, ना रजा देना, किसी कानूनन बेनिफिट उनको नहीं देना पड़ता है। इसके वजह सारा वो लोग करते हैं। तो यह सरकार इस तरफ देखते नहीं, ये सरकार का काम है। ये जो चोरगिरी करते हैं लोग, उसके ऊपर अंकुश लाने का काम करना चाहिए। और इसलिए हमारी मांग है आज के दिन के ऊपर एक नया कानून बनाए कि गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आखिर हम उनके सिटीजन हैं, हम उनके देश में रहते हैं, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इज्जत की रोटी खाना हमारा हक है। वो मिलाने के लिए सरकार को अभी ध्यान देना पड़ेगा। यदि जी कानून नया लाने की बात करते हैं, जितने भी नए कानून की बात होती है उसमें सिर्फ यही देखा जाता है कि वर्कर को और ज्यादा कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सके। कोई ऐसा कानून बनाने की बात नहीं करते हैं कि जिसको वर्कर्स का बेनिफिट, वर्कर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की अमेंडमेंट की बात चलती है तो एक ही बात कहते हैं कि इंडिया में वर्कर को टर्मिनेट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कानून को ऐसा अमेंड किया जाए कि यह काम आसान हो सके। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऐसे केसेस हैं 1990s के वर्कर जो टर्मिनेट हुए हैं, उनका टर्मिनेशन का जो डिस्प्यूट चल रहा है आज 24 साल बाद वहीं का वहीं पड़ा है। जब तक रिजल्ट आएगा वर्कर तो रहेगा ही नहीं, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? और अगर ये कहना चाहते हैं कि वर्कर को जॉब सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून बनाओ, तो मैं तो ऐसे कानून के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसके अलावा विजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा कहने का मतलब अलग था थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप जजमेंट्स देखें 1970 से लेकर 1985 तक या 1990 तक, तो वो इस वर्कर्स की तरफ सिंपैथेटिक थे एज ए जनरल कॉज। जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, D.A. देसाई थे, चन्नप्पा रेड्डी थे, उनका जितना भी आप जजमेंट्स देखेंगे उसमें एक ह्यूमन टच था टुवर्ड्स द वर्किंग क्लास। जो उसके बाद टिल अबाउट 2005 उस ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हर एक चीज को जस्टिफाई करते हैं, वर्कर की टर्मिनेशन को इग्नोर करते हैं। जी अभी फिर से 2007-8 से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में फिर थोड़ा वो बदलाव नजर आ रहा है जी कि वो वर्किंग क्लास की तरफ सिंपैथेटिक है। मैं इंडिविजुअल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए क्लास फिर थोड़ा वो दिखाई पड़ रहा है। और उसको अभी अगर नेगेट करने की कोशिश की जाए थ्रू फ्रेश लेजिस्लेशन तो वो बहुत गलत काम नहीं। मैं जो बोलने जा रहा था कि देखिए कि कानून किस लिए और क्यों, कौन सा कानून हम बदलना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास अनप्रोटेक्टेड वर्कर है जिनके ऊपर कोई देखता नहीं। ऐसे लोगों को जैसे बाहर के प्रदेश के अंदर नीड बेस वेज दिया जाता है जी, अभी हमारे यहाँ पर मालिक के ऊपर सब निर्भर है। तो एक कानून इस प्रकार से बने कि रीजन वाइज उनको पगार कितना होना चाहिए वो नक्की होना चाहिए। अगर मालिक कम देता तो उसको शासन होना चाहिए। इस प्रकार की नीति होने के लिए अगर कानून नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, कानून नहीं बनेगा तो और आज सी बात एक दूसरी बात है कि जुडिशरी की बात करते हैं। आज ना जुडिशरी हमारे साथ है, न सरकार हमारे साथ में, न मालिक हमारे साथ में है। तो इस प्रकार के वी आर निग्लेक्टेड चाइल्ड। तो ये आखिर में जिम्मेदारी जो सरकार चलाती उनकी है कि भाई वर्कर उसको उनका जो हक है वो मिलने के लिए कानून बनना चाहिए। जहाँ तक वर्कर्स की बात की जाए, हर किसी को पता है कि वर्कर्स जो है वो कहीं ना कहीं हर जगह से वर्कर को जो है वो दबाया जाता है, क्योंकि वर्कर्स जो होता है वो अपने
रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो के तर्ज पर वो अपनी जिंदगी जो है वो जीता है। ऐसे में ना तो वो किसी तरह से कोई लड़ाई लड़ पाएगा, चाहे कोर्ट की बात की जाए या फिर बाकी जो सिस्टम की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्हें थक हार कर चुप रहना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरह से जो ट्रेड यूनियन, जो यूनियन लीडर्स होते हैं या फिर इनकी जो देख रेख करने के लिए जो लीडर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट नहीं करते। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं राजनेता भी, जिस तरह से बोला जाता है, जिस तरह से कहा जाता है कि राजनेता भी कहीं ना कहीं इनका उपयोग ही करते हैं, क्योंकि पिछले कई समय से यदि देखा जाए तो राजनेताओं को जब जरूरत पड़ती है तो राजनेता इन मजदूरों के पास जाते जरूर है, लेकिन इनका कोई हल नहीं निकलता है। क्या कहेंगे विजय जी? देखिए, हल तो अवश्य निकलता है, जरूरत पड़े तो वो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, अगर थोड़ा सा पिछला इतिहास देखिए कि हमारे जुडिशरी की बातचीत चल रही थी। आज फिलहाल अभी 2-4 साल पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जी कि वर्कर्स हैव नो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, वेयरएज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस अ राइट टू गो ऑन स्ट्राइक। हमारे जज बोलते हैं ये तो हथियार हमारे हाथ में। अच्छा, स्ट्राइक करने के लिए मुंह बोली बात नहीं चलती, 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ये सारा करने के बावजूद भी अगर जुडिशरी कहते कि यू हैव नो राइट, तो इस प्रकार से आजकल जो माहौल चल रहा है वो गलत चल रहा है। वो माहौल ये उनके तरफ अभी जो थोड़ा सा सीरियसली सोचे कि जिस प्रकार से कोई प्रोजेक्ट लाने के लिए वो बाहर के लोगों को लेके आते हैं, लेकिन सबको लेके आओ, सबको बढ़ाओ दो, लेकिन बेसिकली तुम्हारे वर्कर्स है, तुम्हारे देश में काम करते, उनको गारंटेड वेजेस और सिक्योरिटी जॉब किस प्रकार से मिले, ये काम देखना आज के दिन उनका जरूरी है। जी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि जॉब सिक्योरिटी होगी तब कहीं जाकर व्यक्ति जो है वो संतुष्ट होगा और बाकी की चीज़ों के बारे में सोच सकेगा। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी ही नहीं होती है तो रोज़ उसे सबसे ज़्यादा टेंशन यही होता है कि आज मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मेरी नौकरी शाम तक बचेगी या नहीं। ये सबसे बड़ा टेंशन जो है वो उन वर्कर्स को जो है वो ज़रूर होता है। शैलेंद्र जी, जिस तरह से यदि तरक्की की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि देश में तरक्की हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है। मुंबई या महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो एक दौर में मुंबई में सबसे ज़्यादा मिल हुआ करते थे, कपड़े और जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा मुंबई में थी। आज की डेट में वो पूरी तरह से नदारद हो गई है। क्या इसे तरक्की कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे विजय कांबले जी और मोहन जी वीर जी बोल रहे हैं जी, उनके बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि वो बात मजदूर वर्ग के अंदर उनके अनुभव के आधार के ऊपर मजदूर वर्ग को ख़त्म करने के बारे में जिस तरह से साजिशें रची जा रही है, हायर की पॉलिसी जो लाई जा रही है, वो सब उन्होंने उसके ऊपर बयान किया। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उनका इसके बारे में ये जो वक्तव्य है तो उसका सही में उनका ये करना चाहिए, उसकी दाद देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि विकास 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 का जो जिस तरह से मॉडल बनाया जा रहा है उसके अंदर मजदूर वर्ग कहाँ है? मजदूर वर्ग कहीं पर भी नहीं है। मजदूर वर्ग को तो बाहर फेंका गया है। और विकास जिसको हम लोग जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, उसका क्या विकास? उसका विकास का आज अब पूरा परिदृश्य देखे तो वो कोई विकास नहीं दिखता है। तो इस तरह से जो पॉलिसी नीतियाँ जो है वो नीतियाँ ये नव उदारवाद की जो न्यू लिबरल पॉलिसी के तहत जो ली जा रही है वही सबसे बड़ी घातक है। अगर वही पॉलिसी अगर आप आगे चलाओगे, क्योंकि मनमोहन सिंह ने पिछले 10 सालों में उसी को पूरी तरह से आगे रखा है और उसका परिणाम जैसे अभी हमारे 2 पैनलिस्ट ने उसके ऊपर बातें रखी है कि पूरा नदारद करने का काम, मजदूर आंदोलन को पूरा खत्म करने का काम, मजदूरों का शोषण बढ़ाने का काम, हायर पायर का जो है, इस तरह से आप आज क्या देख रहे हैं हम लोग? आज 7 और 5 हजार में काम करने वाले लोगों की संख्या है, वो बेचारा मर के काम कर रहा है, 12-14 घंटा काम कर रहा है। आज उसको कोई सिक्योरिटी नहीं, उसका जॉब टिकेगा क्या वो भी उसके सामने आज कोई उसका सिक्योरिटी नहीं है। तो इतना भयानक स्थिति है और ऐसे भयानक स्थिति के अंदर हम विकास कहेंगे तो विकास नहीं है। और इसलिए हम जैसे मजदूर आंदोलन आज इस देश के अंदर फिर से एक बार अभी वर्ल्ड ट्रेड यूनियन की ओर से आने वाले 3 अक्टूबर को बहुत बड़ा इस तरह से एक विरोध निषेध का कॉल दिया है। वो क्यों दिया है? बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे दुनिया के अंदर। जो जिस तरह से जो साम्राज्यवादी देश है या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है आज दुनिया के अंदर जिस तरह से एक प्रकार का शोषण की प्रक्रिया तीव्र की है, आज दुनिया के बड़े जो मल्टीनेशनल्स है उनकी संपत्ति बढ़ रही है। हमारे देश के अंदर भी देखो तो सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो जो
59 घराने हैं उनकी बढ़ रही जी। है। तो ऐसे में हमारा जो मजदूर है, जो इस देश को बनाने का पूरा उसके हाथ में जब सब कुछ साधन जी। मतलब इतना शक्ति होने के बावजूद भी आज उसको बेदखल किया गया जी। है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का विकास जी। इनके ही योगदान से मजदूरों और के मजदूर आंदोलन के ही योगदान कहीं से ना हो कहीं सकता तरक्की है जो है और वो देश विकास की जो है होगी। उस और तरह से आगे इस- जा जी, सकता है। जी, इस बात को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। और इसके अलावा यदि मजदूरों के अलावा बात की जाए, फिलहाल जिस तरह से जो नया ट्रेंड शुरू हो गया है बीपीओज का, और साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनीज का जो ट्रेंड, एक ट्रेंड यहाँ महाराष्ट्र में, इंडिया में शुरू हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं जो है, हालांकि ये कहा जा रहा था कि इससे जॉब जो है वो जरूर मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं ये सारे जो सिस्टम्स आ गए हैं यहाँ अपने देश में, उससे कहीं ना कहीं भी परेशानियां जो है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ चाइल्ड लेबर पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। I am so lucky for you are mine. Oh, love chaser, you are the love chaser. You are the love chaser. You are the love chaser. क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में इन ग्रहों की वजह से आती है समस्या। इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके, जवाब मेरे। आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है इस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में इन ग्रहों की वजह से आती है समस्या। इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके, जवाब मेरे। आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। सबका फिर एक बार स्वागत है। हम लगातार इंटरनेशनल लेबर डे पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मजदूरों को दबाया जाता है, मजदूरों को वो आज़ादी नहीं मिलती है, वो सहूलियत नहीं मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। और इसी पर हम लगातार
चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है। शैलेंद्र जी जो है वो मौजूद है, साथ ही साथ विजय कामले जी है और साथ ही मोहनवीर सिंह जी भी मौजूद है। मोहन जी, आपके पास आऊँगा और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपने, क्योंकि 20 से 25 साल आपने एयर इंडिया को दिया है, फिलहाल एयर इंडिया से जुड़ा, जिस तरह से एयर इंडिया एक समय था कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था, आखिर क्या वजह है कि एयर इंडिया जो है वो इतने बड़े लॉस में चल रहा है अब? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है मिसमैनेजमेंट से मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि किसी भी एयरलाइन का, किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन का अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो कहते हैं हमारे कैबिन क्रू की सर्विस सबसे बढ़िया है, हमारी कैबिन में आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, क्योंकि वही एक डिफरेंस हो सकता है सर्विस का। बाकी जहाज में जो टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, या सेफ्टी ऑफ फ्लाइट जी, एयरक्राफ्ट, उसमें कोई फर्क नहीं है। सब एयरलाइंस के पास सेम एयरक्राफ्ट हैं, या बोइंग या एयरबस एटसेट्रा। तो उसमें एयर इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टीजमेंट्स दिया करती थी कि हमारा कैबिन क्रू सबसे खराब है, आप हमारी एयरलाइन में आइए क्योंकि आपको अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी जी। और इसको हेड करने वाले एयर इंडिया के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स रिलीज किया करते थे। और जो एयरलाइन अपने स्टाफ को ऐसे पब्लिकली रन डाउन करेगी जी, उसको पब्लिक सपोर्ट कैसे मिल सकता है? हाउ कैन पीपल हैव फेथ इन दैट एयरलाइन व्हिच सेज कि आवर स्टाफ इज द वर्स्ट, जबकि कंपैरेटिव एयरलाइंस एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज एडवर्टाइजिंग कि हमारा स्टाफ सबसे बढ़िया, आप हमारे स्टाफ को एक्सपीरियंस कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। और एयर इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो रेगुलरली पेड एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज करती थी कि हमारा स्टाफ सबसे खराब है, आप कृपया एयर इंडिया पे उनको टेस्ट मत कीजिए। और इसका ओवरऑल फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इफेक्ट हुआ है कि जनरल परसेप्शन हो गया कि एयर इंडिया का स्टाफ अच्छा नहीं है, एयर इंडिया में ट्रेवल मत करो। अगर एयर इंडिया में कोई ट्रेवल नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट जो आप देख रहे हैं वो है जी। और अरे उससे जी, जुड़ा क्या कहना मैं चाहेंगे? एक उसके अंदर एयर इंडिया के बारे में जिस तरह से वीर जी ने बताया यहाँ पर कि पूरे एयर इंडिया के स्टाफ के खिलाफ, जी। उसके लेबर के खिलाफ जिस तरह से मैनेजमेंट ने और सरकार ने उसके अंदर एक भूमिका अदा की है जी। कि पूरे इन लोगों को बदनाम करो, और उसके लिए उन्होंने खास उसके ऊपर मेहनत किया, क्योंकि उनको ये ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसी के तहत नए एयरलाइंस को यहाँ पर प्रमोट करना था जी। और वो प्रमोट करने के वजह से पूरे एयरलाइंस को जो है इस तरह से बदनाम किया गया। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, एयर इंडिया के अंदर, एयर इंडिया ने पूरे देश के अंदर इतने बड़ा एसेट है और पूरे देश के अंदर जिस तरह से सर्विस प्रोवाइड की है वो आज भी लोग उसका जो है वो गुणगान गाते हैं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा जो एयरलाइंस कंपनी है, उस एयरलाइंस कंपनी को जानबूझकर तोड़ा गया जी। और जानबूझकर बदनाम भी किया गया ताकि वो जो है वो खड़ी ना हो और दूसरे ऐसे एयरलाइंस आए जिसको प्रमोट करे, जो एयरलाइंस को इस तरह से प्रमोट करने से मुनाफा कमा सकते हैं। और ये पब्लिक डेफिनेटली पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी उसने जिस तरह से अपना पूरे दुनिया के अंदर अपना एक नाम और लौकिक बनाया था, उस लौकिक को दूसरे एयरलाइंस को, प्राइवेट एयरलाइंस को लाने की वजह से उस लौकिक को तोड़ा गया है। तो इस तरह से ये भी साजिश सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने और मैनेजमेंट ने, सरकार ने ही उसको जो है वो इंडेक्ट किया है, उस तरह से उसको निर्देश किया है और उसके वजह से एयरलाइन को, इंडियन एयरलाइंस को इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा है जी। इसके अलावा इलस्ट्रेशन देता हूँ जी, यहाँ पर एयर इंडिया में एक नए चेयरमैन आए, जी मैं उस समय कैबिन क्रू एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया। तो पहली मीटिंग में मेरे से वो बोलते हैं, मेरे को मैडम ने अपॉइंट किया है, आपको तो मालूम ही है मैं उनके कितना क्लोज हूँ, मेरे को उन्होंने हक दिया है कि मैं एयरलाइन पर ताला लगा सकता हूँ। देखो मैंने कहा मैडम की बहुत भारी गलती है कि ताला लगाने के लिए तो वॉचमैन ही काफ़ी होता है, चेयरमैन तो अपॉइंट होना चाहिए एयरलाइन को रन करने के लिए। उनको मैंडेट ही सरकार से वो कहते थे ऐसा मिलता है कि बंद करना है तो बंद कर दो, चलाने का मैंडेट क्यों नहीं देते? जी। क्योंकि अगर ये चलेगी तो प्राइवेट एयरलाइंस को उतना प्रॉफिट नहीं होगा, उनको वो रूट्स नहीं दिए जा सकेंगे जो एयर इंडिया से निकाल के उनको दिए गए हैं। और ऐसा मैं एक पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, मगर वही ट्रेंड अभी भी चल रहा है।
जो भी आता है अपॉइंट होता है वो एक 3, 4, 5 साल के लिए हेड अपॉइंट किया जाता है विद ए मैंडेट कि बंद करना है तो बंद कर दो। उसको सबसे आसान काम वही लगता है, बंद कर दो। जी जी, तो कहीं ना कहीं बंद जो सिस्टम होता है उसे चलाने के बजाय हमेशा ही नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा एमएनसी कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो भारत में आ रही है। हालांकि उससे जाहिर सी बात है कई लोगों को रोज़गार तो मिला है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं सिस्टम भी बिगड़ गया है, क्योंकि जिस तरह से मजदूरों की बात की जाए, लेबर्स की बात की जाए, उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ जो वहाँ जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, वो विदेश का चलता है। यानी कि यदि यहाँ पर कोई त्यौहार होता है उस दिन छुट्टी न देकर कोई ऐसा त्यौहार जो वहाँ पर हो रहा है उस दिन छुट्टी दी जाती है। ये एक एग्जाम्पल है। और इसी तरह से जो ट्रेंड है वो चलता है। इससे कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता है कि भारत को जो है वो इस बारे में भी सोचना चाहिए, विजय जी? देखिए जी, जिस प्रकार से माहौल पैदा होता है, जिस प्रकार से हवा चलती है, उस प्रकार से हम लोग को भी थोड़ा बदलना चाहिए। जी। मजदूर आंदोलन में हम काम करते हैं तो हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम लोगों की मानसिकता बदले। एक नया कुछ आता है तो स्वीकार करने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए और हम करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि जो पुराना वाला मैं काम करता था वही करूँगा। आजकल ये लैंग्वेज चलने वाली नहीं। अभी जैसे एयर इंडिया की बात बताई, एक ज़माना था कि अपने पास सिर्फ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के सिवा कुछ भी नहीं था। फ्लायर्स भी बहुत कम थे। अभी क्या हो गया, कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतने सारी कंपनियां आ गई और वो एयर इंडिया के पुराने हिसाब से काम करेगी तो नहीं चलने वाला। और साथ साथ में यहाँ पर कारपोरेट टेंडेंसी आ गई। कारपोरेट टेंडेंसी आने से क्या हो गया, ये सारे लोगों वो सिर्फ अपना मुनाफा देखने लगी है। मुनाफा कमाने के लिए जो भी इलाज करने का वो सारे करते, लेकिन साथ साथ में हम लोग को एक जानना जरूरी है कि वहाँ पर पायलट से लेके क्रू से लेके ग्राउंड स्टाफ तक सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं लोग जी। वो कॉन्ट्रैक्ट के लोगों का काम देखिए, जितना काम उतना करने का वो करे, वो दिल से काम नहीं करेगा कभी। जो उसको जिसको कहते हैं कि स्वामी निष्ठा, मालिक के प्रति जो एक निष्ठा रहती है वो नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार की ये जो टेंडेंसी बढ़ती जा रही उसके मुताबिक हम लोग को काम करना पड़ता है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि शोषण मुक्त समाज हो, मजदूरों को उसका स्वाभिमान मिले, उनको इज्जत मिले और मजदूरों का आज ना कल कभी ना कभी ये सारे संसार में राज आएगा। मजदूरों का राज आने का छोड़ो दे, मजदूरों को जिंदा रहने का है कि नहीं, इस प्रकार का माहौल सारे जगह हो गया है। अभी जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कारपोरेट सेक्टर की जो पॉलिसी हमारे पास आ गई है, हम उसको कितना नजदीक करें, उसमें जो गलतियां चल रही उसको सुधारने का काम कौन करें। अकेला विजय कामले या ये हमारे दोस्त लोग नहीं कर सकते। उसके लिए काम करने के लिए अपने को शासन के ऊपर हर बात निर्भर रहती है। वहां पर जी हर बात उनके पास देखने जाते, जैसा कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में हर बात सरकार से बात की है। बाकायदा हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ 2 मीटिंग की है। अब ये सारा बॉल उनके पास पड़ा है, उनको निर्णय लेने का है। अगर निर्णय नहीं लेंगे तो मजदूरों की स्थिति बहुत ही खत्म हो जाएगी। और आजकल ये जो स्थिति चल रही है उसको अगर देखते हुए मजदूर रहेगा कि नहीं, इस प्रकार की पॉलिसी अपने पास अब ये सब कुछ निर्माण हो गया है जी। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एक चीज पूछना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जहां तक बात चल रही है, ये एक सिस्टम भी आ गया है जिसकी वजह से, क्योंकि एक समय पहले ऐसा हुआ करता था कि यदि आपकी नौकरी मिल गई आपको तो अब आप लाइफ टाइम तक के लिए आपकी जॉब जो है वो सिक्योरिटी मिल गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो सिस्टम आया, हालांकि वो ये सोचकर आया कि नए लोगों को भी मौका मिलेगा जॉब करने का, लेकिन उससे कहीं ना कहीं वो लोग जो अपनी दिन रात किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे रहे हैं, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही है, लेकिन उनके लिए कभी कंपनी की ओर से नहीं सोचा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नए लोगों को भी मौका देने के लिए बनाया गया है कि नए लोग जो है उन्हें भी मौका दिया जाएगा। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अपनी ओर से दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, उनके लिए भी तो कोई ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि यदि ये लोगों को जो है वो कंपनी के अंदर रखा जाए या परमानेंट जॉब उनकी हो जानी चाहिए। नहीं, देखिए अभी मेरा ये कहना है कि विजय जी बोले, एक तो पॉलिसी का सबसे बड़ा इशू हमारे देश में है जी, और पॉलिटिकली अगर सही तरीके से पॉलिसी के ऊपर अगर तुम बात करो तो मुझे लगता है कि उसके अंदर से उत्तर सामने आ सकता है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी और विपक्ष में बैठी हुई जो पार्टी है
वो दोनों की साठगांठ है जी। इस पॉलिसी को, न्यू लिबरल पॉलिसी को प्रमोट करने की, एक बात। और जैसे उन्होंने कहा कि नयापन तो आना चाहिए, डेफिनेटली आएगा। अभी आपने कहा कि नए रोजगार सृजन होंगे क्या, नहीं होंगे, कॉन्टेक्चुअल सिस्टम आएगी क्या, नहीं तो आएगी, मगर उसके अंदर कुछ मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली जो प्रावधानें होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसको जो ये मिलना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। इस बारे में जो गंभीरता से सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए वो सरकार नहीं उठा रही ना, उसके पक्ष में वो तो किसको मुनाफा दे रही है? क्योंकि जब तुम न्यू लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तुमने लाया है, तब वो जो बाहर का आदमी यहाँ पर आ रहा है तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंदर भी वो कहता है कि हम अपने तरीके से चलेंगे, आपके तरीके से नहीं चलेंगे। हम आपके देश के अंदर अगर आपको इस तरह से हमको लाना, हम नहीं कहते कि उनको नहीं आना है, वो जरूर आए, मगर आते वक्त हमारी देश के सरकार की नीति भी उस तरह से होनी चाहिए कि हमारा भी उसके ऊपर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम नियंत्रण छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से नई नौकरियां सृजन हो गया। आज आप मुझे बताइए, नए रोजगार के अंदर जो मजदूर काम कर रहा है उसके दिमाग में कोई है क्या इस तरह का प्रिंसिपल कि भाई हमको इस तरह से यूनियन बनाना चाहिए, हमारे हकों के लिए लड़ना चाहिए, हमारे लिए संगठन बनाना चाहिए, हम एकत्रित आना चाहिए, एकत्रित आते हुए हमारे ऊपर जो अन्याय होता है उसके बारे में हम कहीं ना कहीं एकत्रित बैठ के वहां पर हमने उसका विरोध करना चाहिए। आज वो नहीं है। आज वो लोगों के दिमाग के अंदर से इस तरह से जानबूझकर जो है वो निकाला गया। बोलते हैं यूनियनिज्म नहीं चाहिए, यूनियनबाजी मत करो, यूनियनबाजी करोगे तो तुम्हारी रोजगार जाएगी और तुमको जो आज मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहना है चलना ही चाहिए और यूनियनिज्म के माध्यम से ही हम सही मायने से बदल करवा सकते हैं। डर जो बनाया जाने की कोशिश की जा रही है कि यदि आपने यूनियन बनाया या आपने कंपनी के खिलाफ या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई जाकर कदम उठाने की कोशिश की तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं डर उस व्यक्ति के अंदर, उस लेबर के अंदर होता है कि यदि मैंने ऐसा कोई कदम उठाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये भी तो एक डर होता है उनके अंदर। नहीं, मुझे ये कहना है कि देखिए, डर ये जानबूझ के पैदा किया। इसके पहले भी ऐसा ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी यूनियनिज्म करने वाले ट्रेड यूनियन लीडर यहाँ पर है, उन्होंने भी जब उन्होंने यूनियन बनाई तब वहां पर कामगारी की क्या स्थिति थी? डर का माहौल था क्या? नहीं, वहां पर था डर का माहौल। फिर भी लोगों को संगठित किया, संगठित करते हुए वहां पर यूनियन के माध्यम से वहां पर नेगोशिएशन करके वहां पर लोगों को राहत दिलाने का, उनके अधिकार को वहां पर प्रस्तावित करने का काम यूनियन के ओर से ही हुआ है। तो इस तरह से माहौल बनाने का पहले से भी हुआ है और अब भी हो रहा है। तो ये डर दिखाकर लोगों को उससे परे रखने का जो कोशिश हो रहा है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा घातक है। और मुझे लगता है कि इसके आगे भी जब तक मजदूर आंदोलन दुनिया के अंदर कायम है, मजदूर जो है संगठित होगा और अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए वो लड़ेगा। उसके अंदर मतलब आज भी वो कोई ऐसा खत्म हुआ वो चीज नहीं है। जैसा जैसा कैपिटलिज्म बढ़ेगा, कैपिटलिज्म सिस्टम बढ़ेगा, शोषण के आधार के ऊपर सिस्टम रहेगा, तो निश्चित रूप से दुनिया के अंदर मजदूरों को संगठित होने के लिए और उस तरह से उनके हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लिए भी मजदूर जो है संगठित होगा और अपने अधिकार की लड़ाई वो लड़ेगा ही। जी क्या कहेंगे विजय जी? देखिए, मेरे दोस्त जरा नौजवान है, बोलते हैं जोश में आके, लेकिन बात ऐसी है कि हमारे हाथ में न तलवार है न कुछ चक्कू है कि हम लड़ाई करें। देखिए कि माहौल इस प्रकार से बिगड़ा हुआ है पूरा जी, कि जैसे अभी बताया कि हमारे पास कानून है, 8 घंटा काम करेंगे हमको आधा घंटे का रिलीफ मिलेगा, 1 हफ्ते में 1 बार छुट्टी मिलेगी। हाँ, ये कानून है, फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक सब कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। मेरे को बताइए, आज के तारीख के ऊपर हमारे बम्बई शहर के अंदर कॉल सेंटर्स है जी, कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लड़के या लड़के, उम्र कितनी होती है उनकी? 18, 16, 17, 19, 20, 21 नौजवान बच्चे लोग, पगार 25, 30, 40 हज़ार रुपये मिलता है, अवश्य मिलता है। वो काम करते हैं वहाँ पर, उनको क्या सुविधा मिलती है? कुछ सुविधा नहीं है। सुबह से आने का, 12-14 घंटा काम करने का उन्होंने और निकल जाने का। अभी आप बताइए मेरे को, मैं आपको एक उसको कभी आप मेरे साथ चलो, मैं कई लोगों को लेके गया हूँ। जो बच्ची 22 साल की थी, काम करती थी, 5 साल काम करने के बाद में शी लुक्स लाइक अ 45 years old लेडी ना। उसको
नेचर कॉल्स जाने के लिए वक्त मिलता है, ना उसको कुछ सुविधा है, ना कुछ भी मिलता है। सिर्फ वो कॉल सेंटर का मालिक उसका शोषण करता है, अच्छी तरह से उसका मुनाफा कमाता है। ये प्रकार सिर्फ कॉल सेंटर का नहीं है। आप में जो मीडिया में काम करने वाले जितने पत्रकार लोग हैं, आपका मालिक पैसा कमाता है। आप सारे कॉन्ट्रैक्ट लोग में काम करते हैं, वो कैमरा वाला बैठा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। आप सब लोग मिलके ये बात को गंभीरता से सोचना चाहिए जी। अभी ये जो विषय चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमारे माथे पे लिखा, इसका मतलब है कि मेरे को खाने को पैसा नहीं लगता है, इसका मतलब मेरे को दवाई नहीं लगती है। ये सारी चीजें जब मेरे को लगती है तो मेरे ऊपर मेरी जरूरतें, मेरी सारी चीजें देखने का काम कौन करेगा? अगर जब तक नहीं देखेंगे तब तो बाहर के लोग आएंगे, कारपोरेट सेक्टर डालेंगे, पैसा कमाएंगे, दबा के कमाएंगे और आपकी तमाम मजदूरों को खत्म करके चले जाएंगे। इस प्रकार की नीति और वातावरण हमारे देश में पैदा हुआ है और ये वातावरण खत्म करने के लिए अपने को किधर भी हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मजदूर आंदोलन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक जमाना था कि आवाज उठाए, बंबई बंद होती थी, रास्ते पे पथराबाजी होती थी, डरते थे मजदूरों के नाम से लोग। अभी कोई डरता नहीं हमको, अभी कोई डरता नहीं। क्यों? उसके क्यों पीछे नहीं वजह डरता? क्या है? नहीं, अभी उसके देखिए पीछे विजय वजह क्या है? काबले जी बोले, एक बात मैं कहूंगा, अरे अभी भाई, अरे पिछले देखो, महीने में झगड़ा करने हमारे वाले- मुंबई वर्कर्स जो बेस्ट के वर्कर्स ने 2 दिन का स्ट्राइक किया उनके ये जो हक के लिए, वो कोई दबाव के अंदर उन्होंने किया वहां पर, मेरा क्योंकि कहने उनके का- ऊपर अन्याय हो रहा मेरा था। कहने का मतलब और अलग उनकी है। बात सही है हाँ। कि अन्याय जब है, मजदूर वर्ग जो है उसको सही तरीके से दिशा देंगे तो मजदूर वर्ग रास्ते के ऊपर आएगा और वो दिशा देगा। मेरी बात सुनिए, एक हमारे नामकीन मालिक है जो हमारे जितने भी राज्य करता है उनके बहुत करीब के है। उनकी बड़ी बड़ी 2-4 कंपनियां बंबई शहर के अंदर। अच्छा देखो, अगर एक मजदूर कोई गलती करता है, इफ ही वायलेट्स स्टैंडिंग ऑर्डर, तो उसको साले को बाहर निकालो या कुछ करो। लेकिन मालिक अगर गलती करता है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट है? कोई पनिशमेंट किसको अभी तक हुआ है? किसको जेल में डाला, ऐसा कोई उदाहरण है? नहीं। तो ये बातें जो चल रही है हमारे देश के अंदर वो बड़ी खतरनाक है। मजदूरों की तरफ देखने का दृश्य को चलो देख लेंगे, अगर मालिक कहते हैं उसको जो भी मदद दे दो, सब पूरा मदद दे दो। ये नीति, ये देखने का रवैया हमको बदलना पड़ेगा, इसे हालत में भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर अराजक होगा। अगर आज मजदूर शांत है, उनका ख्याल है कि लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जब पॉवर्टी ब्रीड्स रिवोल्ट, ये अगर होगा, ये तूफान देश में अवश्य होगा और आने वो वक्त आ रहा है, बिल्कुल ये वक्त आ रहा है। अभी अगर इस प्रकार से हम लोगों को गुलाम के जरिए से अगर कोई हमको बर्ताव करेगा या हमको ट्रीट करेगा, ये जमाना अभी नहीं रहेगा। इसलिए कि विष की जो जहर है उसकी परीक्षा लेने का काम सरकार नहीं करे, तुरंत ले। उनको भी मालूम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे अभी रास्ते पे काम करने वाले लोग हैं, नाका मजदूर है, घरेलू कामगार है, हमारे महाराष्ट्र सरकार ने कानून बना रही है, हर एक के लिए बोर्ड बना रही है। अरे लेकिन जब बनाएंगे तब तक पूरा पानी निकल गया होगा जी। अभी कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले लाखों लोग हैं, ये मेरे भारतवासी है, कोई कर्नाटक से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, वो सारे हमारे लोग हैं। उनको देखने का काम कौन करेगा? दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ऑल दिस whoever will come in the center, अभी वो मोदी का बड़ा बोलचाला हो गया, वो भी आएगा तो उसको भी देखना, पर किसको भी तो देखना पड़ेगा। क्या सब लोग डरते कि बिल्ली लेकिन के कहीं ना गले में कहीं घंटा कौन बांधेगा? विजय जी, यदि राजनीतिक बात की जाए तो फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, महाराष्ट्र में आखिर इन लोगों के लिए क्यों नहीं कदम उठाया महाराष्ट्र जाता? सरकार तो शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने माथाडी कामगार कायदा बना, जब हमारे यशवंतराव चौहान थे, आज लाखों मजदूर वहां पर उसका बेनिफिट ले रहे। लेकिन हमारा कहना है माथाडी कामगार को ये विजय जी, ये तो सिर्फ कहने के लिए होता है ना, क्योंकि यदि किसान, यदि लेबर्स की बात की जाए, वर्कर्स की बात की जाए, तो वो जो सर्विस है, हालांकि जो पॉलिसी है वो बन जाती है, लेकिन उसका फायदा मजदूरों तक नहीं पहुंच पाता है ना। मुश्किल तो आशा यही वर्कर है, आंगनवाड़ी कर्मचारी है, महाराष्ट्र के अंदर कितना बड़ा आंदोलन हुआ, मगर वो आंदोलन होने के बाद भी महाराष्ट्र के सरकार ने पर्याप्त जो उनके लिए जो सुविधा, मतलब वो जो बढ़ा के देना चाहिए था, वेतन बढ़ा के देना चाहिए था, वो नहीं बढ़ाया। अभी और भी बहुत लोग आशा वर्कर ऐसे जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी तो और भी हालत बिकट है। मैं तो बोलूंगा विजय जी को, उनकी सरकार है, वो एक ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर है और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो सरकार के ऊपर दबाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो सरकार पूरी तरह से, आप सरकारी कार्यालय में जाओ, आउटसोर्सिंग की बात आपने यहाँ पर की थी, आज वहां पर जो कायम कामगार है वहां पर तो उन्होंने बाकायदा
अभी तो पिछले 1995 से जो है कोई भी नई भर्ती उन्होंने नहीं की है, जी। तो वहां पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। अभी जो बड़े बड़े सरकारी कार्यालय के अंदर काम करने वालों की संख्या, आप अभी रेशनिंग डिपार्टमेंट में जाओ, रेशनिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या कम है। ऐसे बहुत से जो सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के खाते हैं, डिपार्टमेंट्स है, वहां पर इतनी मतलब कामगारों की संख्या कम है, वहां पर इतना मतलब भर्ती नहीं होती है और पूरा काम पेंडिंग पड़ा है। कुछ लोगों को जो है उसी वहां पर काम करने वाले लोगों को 20-25 हजार कानून है, क्या बोलते हैं कानून, जो परमानेंट नेचर का, आप मेरे को बोल सकते हैं परमानेंट नेचर का काम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता है। अभी ये जो ऑफिस में काम करने के लिए सालों साल काम करेंगे लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। अगर एक कोई मजदूर काम करता है, कायम वही काम करता था, वो नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट होने के बाद और उसके लिए भी कानून बना है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, ना कुछ उसका बेनिफिट मिलता है लोगों को। मोहन जी, ये जिस तरह से कानून बनाने की बात की जाती है, हालांकि कानून बन भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, होना बहुत जरूरी, क्योंकि यदि कानून बनाने के बाद अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, मोहन जी आपसे जानना चाहेंगे, तो उसके बाद में कानून बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे इन्होंने कहा जी कि वर्कर कोई भी गलती करता है तो उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स में सजा प्रिस्क्राइब्ड है, उसके ऊपर भी जाके एम्प्लॉयर उसको पनिश कर सकता है, गवर्नमेंट पनिश करती है। अगर आप वर्कर्स ने कोई स्ट्राइक किया, एक्शन लिया विदाउट गिविंग दैट नोटिस, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। ऐसा प्रोविजन है कि अगर एम्प्लॉयर इंप्लीमेंट नहीं करता है सेटलमेंट या अवार्ड या कई प्रोविजंस हैं जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में इंडल्ज करता है, तो उसके लिए सजा का प्रोविजन है एक्ट में, हुई नहीं, मगर आज तक किसी एक को भी नहीं दी। और मैं आपको अभी रिसेंटली एक केस बताता हूँ। एक ट्राइब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने अवार्ड दिया जी, एयर इंडिया ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो जो हमारे क्लाइंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि एयर इंडिया की मैनेजमेंट को प्रोसिक्यूट कीजिए और सजा दीजिए, कानून के से सजा दिलवाइए। उसमें एक प्रोविजन ऐसा है जी कि प्रोसिक्यूशन तब हो सकता है अगर गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज करे जी, या गवर्नमेंट खुद प्रोसिक्यूट करे। जी, तो 3 साल में अभी ना तक कहीं गवर्नमेंट ने ना उसकी प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन दी जी, ना खुद प्रोसिक्यूट किया। यानी कहीं ना कहीं मोहन जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो जो है सिस्टम के अंदर कानून बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून का अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उस कानून के बनने का भी कोई मतलब नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर लगातार जिस तरह से यदि मजदूरों की बात की जाए, लेबर्स की बात की जाए, हालांकि इंटरनेशनल लेबर डे है तो इस मौके पर लेबर को कम से कम याद कर लिया जाता है, लेकिन यदि लेबर की बात की जाए तो इसके अलावा कभी भी लेबर के बारे में सोचने के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता है। लेकिन वहीं शायद अगर अब नहीं सोचा गया तो शायद अब एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा, जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई जो तस्वीर दिखी थी वही तस्वीर फिर एक बार देखी जा सकती है। हालांकि सिस्टम बनते हैं, कानून बनते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता है। लेबर्स की बात की जाए, वर्कर्स की बात की जाए तो अनगिनत बातें हैं और समय भी शायद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय खत्म हो चुका है और हम अपनी इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 1200